हम कोई भी पेड कॉल्स या प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर आपसे पैसे नहीं लेते हैं। स्कैमर्स हमारी जैसी दिखने वाली प्रोफाइल बनाकर स्कैम कर रहे हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली जो कि एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की है जिसको उन्होंने ब्लू पेपर का नाम दिया है। और इसमें इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमिक बूम और रिसेशन सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब तो ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं तब भी ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले उस रिपोर्ट की पॉजिटिव साइड देखते हैं। This is going to be India's decade. India is helping itself. That is the hypothesis that Morgan Stanley sets out. Probably dominate the world. It's blue paper. तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया आज के टाइम पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लास्ट डेकेड में इंडियन इकोनॉमी ने 5.5% की रेट से ग्रो करा है और 2027 तक इंडिया जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और 2030 तक इंडियन स्टॉक मार्केट थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट होने वाला है। ये इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए वन इन अ जनरेशन वाली अपॉर्चुनिटी है। इनके फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी जो अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, वो 2031 तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। यानी आज तक इंडियन इकोनॉमी में जितनी ग्रोथ आई है, अगले 10 सालों में इकोनॉमी उतने ही अमाउंट तक बढ़ जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 7.8% की CAGR ग्रोथ है। और ये सब हवाई बातें नहीं है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताता हूं, साथ ही मैं आपको कुछ स्टॉक आइडियाज भी बताऊंगा जो कि इन थीम्स के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं। तो दोस्तों, जब से दुनिया में इंटरनेट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है, तब से अमेरिका और यूरोपियन कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विसेज को इंडिया से आउटसोर्स करती रही हैं, जिसके कारण इंडिया में IT बूम देखा गया था। फिलहाल IT कंपनीज में थोड़ा करेक्शन हुआ है, बट आगे वही ग्रोथ पॉसिबल है। इंडियन IT कंपनीज इस काम को जिस स्केल और लो कॉस्ट में करती आई हैं, वो बाकी किसी भी देश की कंपनीज रिप्लेस नहीं कर पाई, जिसके कारण आज इंडियन IT कंपनीज 50% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। और मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग अगले 10 साल में भी इस सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात करें तो आप TCS, इन्फोसिस, LTI जैसे स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा IT की जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, IT इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप इस सेक्टर की कंपनीज को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें टाटा एलेक्सी, LTTS, KPIT टेक जैसे स्टॉक्स आते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सेक्टर पिछले कुछ डेकेड से नेग्लेक्टेड रह गया है, जिसका रीजन था कि इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विसेज डिपेंडेंट इकोनॉमी बन गई थी और इस सेक्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन अब सिचुएशन काफी चेंज हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी सीरियस है और इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जैसे इसके लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स कट्स किए हैं, जिससे बिजनेस ओनर्स उस कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे और इवेंचुअली इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कि बिजनेस ओनर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस आ सके। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी MNCs का इंडिया में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। करंटली मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इंडियन इकोनॉमी में 15.6% है, जो कि 2031 तक बढ़ के 21% हो सकता है, जो कि आप इस चार्ट में देख भी सकते हैं। अब इससे रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी, दीपक नाइट्राइट, PI इंडस्ट्रीज और डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पिछले 10 साल में इंडिया में डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है, जिसके कारण इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत एडवांस्ड है। हमारे पास अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आधार है, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए और ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए डिजी लॉकर है, और पेमेंट्स करने के लिए UPI है। और इन तीनों को मिलाकर इंडिया स्टैक कहा जाता है। इसके थ्रू बैंक अकाउंट्स खोलना इजी हो गया है, पैसे बोरो और स्पेंड करना इजी हो गया है, जिसकी वजह से छोटे बिजनेस भी ग्रो कर पा रहे हैं और इवेंचुअली इससे इकोनॉमी को फायदा मिलने वाला है। करंटली इंडिया का क्रेडिट टू GDP रेशियो 57% है और मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि आने वाले 10 सालों में
क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 100% हो जाएगा, यानी बैंक्स के एडवांसेस ऑलमोस्ट 17% के रेट से ग्रो हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC बैंक को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ NBFC को भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स एक्सेट्रा। अब दोस्तों, कोई कंट्री कितनी रिच है ये उसकी जीडीपी से पता चलता है, लेकिन उस कंट्री के सिटीजन कितने रिच हैं ये जानने के लिए हमें पर कैपिटा जीडीपी देखना होता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी को उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। इन्वेस्टिंग के सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी देश के लोग रिच नहीं होंगे तो वो खर्चा नहीं करेंगे, और लोग खर्च नहीं करेंगे तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी। तो अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2200 है, और मॉर्गन स्टैनली का प्रेडिक्शन है कि 2031 तक ये $5500 होगी। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे जो वो पहले कभी नहीं खरीदते थे, जैसे AC, ज्वेलरी, ब्रांडेड क्लोथ्स एक्सेट्रा। इन्हें डिस्क्रिशनरी आइटम्स कहा जाता है। तो इससे इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4.9 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो आप डिस्क्रिशनरी आइटम्स बनाने वाले स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। इसमें आप टाइटन, वोल्टास, वेदांत फैशंस, मेट्रो ब्रांड्स, डीमार्ट और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनर्जी एक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन और बिजनेस एनर्जी एक्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड्स के चलते इंडिया की ऑलमोस्ट सभी विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, लेकिन अभी भी इंडिया को अपनी एनर्जी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए गल्फ कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा फॉरेन रिजर्व्स यूज होता है। तो इसलिए इंडिया रिन्यूएबल और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे कि बायोगैस, एथेनॉल, विंड, सोलर और हाइड्रोजन पावर पे फोकस बढ़ा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की थीम के अराउंड रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप काम कर रही हैं, तो आप उन पर नजर बनाए रख सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑयल इंपोर्ट को कम करने और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट कर रही है। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इस थीम के अराउंड टाटा पावर, टाटा मोटर्स DVR, सोना BLV प्रिसिशन फॉर्जिंग जैसे स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं और इन पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर ने पिछले 10 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर $200 बिलियन से बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, और ये इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 18 to 20% होगा। अर्बनाइजेशन, वर्क फ्रॉम होम जैसे ट्रेंड्स रियल एस्टेट की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। अगर आप भी इस सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स को खरीदने की जगह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि आवास फाइनेंसर्स, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा रीट्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको रेगुलर डिविडेंड भी मिलेगा, तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। अब जब हमने ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में बात कर ही ली है, तो अब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करते हैं। अभी इंडिया के स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप $3.5 ट्रिलियन है। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्मल केस में ये मार्केट कैप $11 ट्रिलियन और बुल केस में $13 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यानी नॉर्मल केस में 3 टाइम्स ग्रोथ और बुल केस में ऑलमोस्ट 5 टाइम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर CAGR टर्म्स में देखें तो 11.61 से लेकर 17.4% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और ये ग्रोथ पिछले डेकेड से भी ज्यादा है। अब देखो, मॉर्गन स्टैनली एक ग्लोबली रिनाउंस्ड रिसर्च फर्म है। इवन इनका एक खुद का इंडेक्स भी है, MSCI इंडिया इंडेक्स। तो अगर मॉर्गन स्टैनली इंडिया को लेकर इतना बुलिश है, तो इस बेसिस पर बहुत सारे FIIs इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मॉर्गन स्टैनली की इंडिया ब्रांच के MD रिधम देसाई ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आज इंडिया में 6.2 करोड़ इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगले 10 साल में ये 30 करोड़ इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इन्वेस्टर्स इस ऑर्गेनिक ग्रोथ का भी फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप कैम्स, CDSL जैसे स्टॉक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में अगर NSE लिस्ट होता है तो आप उसे भी अपनी रिसर्च के लिए कंसीडर कर सकते हैं।
अब दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव बातें करी हैं, तो अब कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं जो मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में बताए हैं। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिसेशन और स्लो डाउन वेस्टर्न कंट्रीज में आया है उससे इंडिया की ग्रोथ में भी इम्पैक्ट हो रहा है। अगर ये स्लो डाउन ज्यादा देर तक चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक बना रह सकता है। इसके बाद रशिया यूक्रेन जैसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो हमने इस साल देखे हैं, अगर फ्यूचर में भी कुछ ऐसा होता है तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन देखा जाता है और ऐसी चीजें इंडिया की ग्रोथ को हर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर इंडिया के जनरल इलेक्शंस में मेजॉरिटी गवर्नमेंट की जगह कोलिशन गवर्नमेंट आती है, यानी मिली जुली सरकार आती है, तो वो भी इंडिया की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे में गवर्नमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ऑल इन ऑल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से ये बात क्लियर है कि अगला डेकेड इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है जिसका रिटर्न हमें इस डेकेड में देखने को मिलेगा। चाइना में भी जब ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया था तो इकोनॉमिस्ट ने कुछ ग्रोथ फैक्टर्स पॉइंट आउट किए थे जो कि आज इंडियन इकोनॉमी में भी देखे जा रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का अच्छा परफॉर्म करना। हालांकि इस रिपोर्ट में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस किए गए हैं, लेकिन जो ग्रोथ प्रेसिडेंटेड है वो अचीव होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक इंडाइसेस 11 से 17% के CAGR से ग्रो कर सकते हैं, और अगर निफ्टी इस रेट से ग्रो करेगा तो सोचो इंडिविजुअल स्टॉक्स कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं तो इससे आप बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। और अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।